हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अदर क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, हम अधिगम के पार्ट को आगे बढ़ाते हैं और अधिगम के पार्ट में आज हम अधिगम के प्रमुख कौशल मनोवर्ती की चर्चा करेंगे। इससे पहले हमने अधिगम की विशेषताओं को, अधिगम के प्रकार को और साथ ही साथ अधिगम की विधियों की भी चर्चा की। जो अभ्यर्थी चैनल पर नए हैं वो पीछे के वीडियो देखेगा। अब हम स्टार्ट करते हैं अधिगम का प्रमुख कौशल मनोवर्ती के संदर्भ में। तो चर्चा करते हैं मनोवर्ती। तो दोस्तों, सबसे पहले दिमाग में यही आता है कि मनोवर्ती होती क्या है, किससे कहेंगे हम मनोवर्ती। देखो, इसका अंग्रेजी जो पर्याय है या इंग्लिश में इसको बोलेंगे एटीट्यूड। क्या बोलेंगे हम इसे? एटीट्यूड बोलेंगे। जबकि हमारी आम बोलचाल की भाषा में किसी को कह देते हैं ना, देखो इसमें क्या एटीट्यूड है, गलत बोल रहे हो। एप्टीट्यूड होता है, वो एप्टीट्यूड होता है, योग्यता को देखकर बोला जाता है। जबकि ये क्या है? एटीट्यूड है। ये धारणा होती है, ये आंतरिक होती है। जबकि स्वरूप क्या होता है? हमेशा बाह्य होता है। तो मनोवर्ती या एटीट्यूड होता क्या है? देखो, अगर हम इसकी सामान्य अर्थ में बात कर लें, सामान्य अर्थ, नॉर्मल सा सीधी सी बात याद रखना है, माथापच्ची नहीं करनी, बिल्कुल भी नॉर्मल सी बात याद रखें। हमारी स्वयं की धारणा, चाहे वो किसी व्यक्ति विशेष के प्रति हो, चाहे वस्तु विशेष के या परिस्थिति या घटना विशेष के, चाहे भले ही किसी ज्ञान के विशेष के प्रति क्यों ना हो, चाहे विषय के प्रति, यानी हमारी स्वयं की धारणा किसी दूसरे के प्रति, वही हमारी क्या है? मनोवर्ती है। तो हम कह सकते हैं हमारी स्वयं की धारणा या फिर कह दें दृष्टिकोण। हमारा जो स्वयं का दृष्टिकोण होता है वही क्या है? मनोवर्ती है। तो दोस्तों, ऐसी तो मनोवर्ती जैसे विकसित नहीं होगी, इसके लिए किसी न किसी चीज की आवश्यकता जरूर पड़ेगी। यानी ये उत्पन्न होगी कैसे? ये किससे उत्पन्न होगी? मनोवर्ती हमें तब तक विकसित नहीं होगी या तब तक उत्पन्न नहीं होगी जब तक हमें किसी चीज की आवश्यकता या समस्या न आएगी। यानी ये उत्पन्न होती है, इसको उत्पन्न करती है या तो समस्या या फिर आवश्यकता। देखो, आपको एक नॉर्मल सी बात समझाने की कोशिश करता हूं। जैसे मुझे किसी से कुछ पैसे की आवश्यकता थी, मेरे कोई समस्या थी और मैंने किसी से पैसा उधार मांगा। तो अमुक व्यक्ति ने मुझे बोल दिया कि भाई मैं घर पे जाकर पूछूंगा या घर पे पूछकर बताऊंगा कि है या नहीं। तो इसका मतलब क्या हुआ? मैं उस व्यक्ति के प्रति क्या सोचूंगा कि ये तो पक्का जोरू का गुलाम है, यानी खुद कोई फैसला नहीं ले सकता। इसका मतलब मेरी धारणा उस व्यक्ति के प्रति क्या बन गई कि तो जोरू का गुलाम है। यानी ये उत्पन्न कब हुई? समस्या और आवश्यकता से। समस्या और आवश्यकता ही मनोवर्ती को उत्पन्न करते हैं। कौन? समस्या और आवश्यकता। तो दूसरी बात आती है कि इस मनोवर्ती का सबसे पहले मापन किसने किया? फिर सबसे पहले इसका मापन थर्स्टन ने किया था। किसने? थर्स्टन। यस, याद रखना, सबसे पहले इसका मापन करने का जो प्रयास किया है वो थर्स्टन ने किया। किसने? थर्स्टन। इसके बाद नेक्स्ट बात आती है, क्या मनोवर्ती जन्मजात होती? नहीं जी। देखिए, अभी बात हुई थी कि उत्पन्न होगी किसी समस्या और एक आवश्यकता से। अगर समस्या और आवश्यकता से उत्पन्न हुई तो निश्चित बात है कि हमने इसको क्या किया है? अर्जित किया। मनोवर्ती क्या होगी? अर्जित होगी। ओके। और ये मनोवर्ती हमें वैसा ही सिखलाएगी जैसी हमारी धारणा होती है। अगर किसी टीचर विशेष के प्रति हमारी धारणा बन गई कि तो ऐसे ही बकरा है, तो भले ही वो कितना भी अच्छा क्यों ना पढ़ाए, हम उससे नहीं सीख पाएंगे। क्यों? क्योंकि हमारी धारणा बन गई। तो हम कहेंगे ना, अधिगम का ये क्या है? प्रमुख है कौशल। यस, ये अधिगम का प्रमुख है कौशल है जी। अधिगम का प्रमुख कौशल क्या रहेगा? मनोवर्ती रहेगा। ओके। अब बात आती है दोबारा से मनोवर्ती या एटीट्यूड से। ये जो अधिगम का तो प्रमुख कौशल मनोवर्ती होता है, तो फिर मनोवर्ती के अंदर भी कोई प्रमुख घटक होगा। यस, इसका जो प्रमुख घटक होता है वो भाव होता है।
प्रमुख घटक है। इसके अंदर क्या होता है? भाव, मतलब फीलिंग, यानी रागात्मक तत्व जो संवेग वाला होता है, इमोशन वाला। ये भाव इसमें सकारात्मक भी हो सकता है और ये भाव नकारात्मक भी हो सकता है, यानी सकारात्मक भी या नकारात्मक भी। अगर हमारे सकारात्मक भाव आए, वैसे सकारात्मक भाव हमारे सकारात्मक संवेग को, तो मनोवर्ती भी क्या बनेगी? सकारात्मक। नकारात्मक भाव है नकारात्मक फीलिंग को और नकारात्मक संवेग को, तो हमारी धारणा भी क्या बनती है? नकारात्मक बनती है। तो इसके बाद जो हमारी मनोवर्ती विकसित होगी, मनोवर्ती, इसके बाद हमारी जो मनोवर्ती विकसित होती है वो हमारे व्यवहार को क्या देगी? दिशा देगी, व्यवहार को दिशा। पर याद रखिएगा, साथ ही साथ संवेग भी व्यवहार को दिशा देते हैं। संवेग भी व्यवहार को क्या देते हैं? दिशा देते हैं। ये बात तो थी इससे मनोवर्ती या एटीट्यूड से। इसके बाद देखिए, ये मनोवर्ती धीरे धीरे मूल रूप से विकसित कैसे हो जाएगी? मूल रूप से विकसित कैसे होगी? तो दोस्तों, इसको विकसित करने का जो श्रेय जाता है वो हमारी पर्सनैलिटी को और हमारे परिवेश को जाता है। यानी जैसा हमारा परिवेश होगा, जैसा हमारा परिवेश होगा, यानी जैसे हमारी सामाजिकरण परिस्थितियां होंगी, वैसी की वैसी हमारी मनोवर्ती बनेगी। तो इसको विकसित करने का काम होता है सामाजिकरण, यानी हमारा सामाजिक परिवेश। इसके बाद दूसरी बात जो आती है वो हमारी पर्सनैलिटी भी विशेष होती है, हमारा व्यक्तित्व भी विशेष होता है। जैसी हमारी पर्सनैलिटी होती है, धारणा भी हमारी वैसे ही होती है। व्यक्ति की पर्सनैलिटी के अनुरूप उसकी धारणा होती है। अगर उत्तम पर्सनैलिटी का धनी है, उत्तम पर्सनैलिटी का व्यक्ति है, तो निश्चित बात है कि हर बार वो क्या सोचेगा? पॉजिटिव सोचेगा। जबकि अगर उत्तम पर्सनैलिटी का धनी नहीं है, कुसमायोजित व्यक्ति है, तो उसकी धारणा क्या होगी? नेगेटिव होगी। ओके, पर उत्पन्न हुआ समस्या आवश्यकता से और विकसित हुआ सामाजिकरण और व्यक्तित्व से। एक बात, ये मनोवर्ती जब हमें उत्पन्न हुई समस्या आवश्यकता से, इसके लिए किसी बाह्य कारक का होना बहुत जरूरी है। यानी उद्दीपक के बगैर कभी भी मनोवर्ती विकसित नहीं होती। तो इसके लिए क्या होना जरूरी है? उद्दीपक होना आवश्यक है, यानी उद्दीपक का होना आवश्यक। यानी जब तक कोई उद्दीपक नहीं होगा तब तक मनोवर्ती विकसित नहीं होती या मनोवर्ती उत्पन्न नहीं होती। अब मनोवर्ती के बाद जो भी हमें परिवर्तन होते हैं, हमारी धारणा के बाद हमें जो भी परिवर्तन होते हैं वो स्थायी हो जाते हैं और प्रेरणादायी भी हो जाते हैं। अब आप सोचते हो कि मनोवर्ती तो समय के साथ बदलती रहती है। यस, बिल्कुल राइट बात है। मनोवर्ती समय के सापेक्ष बदलती भी रहती है। तो मनोवर्ती स्थायी कब होती है? प्रत्यक्षीकरण के बाद मनोवर्ती स्थायी हो जाती है और प्रेरणादायी हो जाती है। किसके बाद? प्रत्यक्षीकरण के बाद मनोवर्ती स्थायी और प्रेरणादायी हो जाती है। ऐसा अगर सीधा पूछ लेता है कि मनोवर्ती स्थायी या प्रेरणादायी होती, प्रेरणादायी तो हो सकती है परंतु स्थायी नहीं हो सकती जब तक उसमें क्या ना हो? प्रत्यक्षीकरण ना हो। तो अब ये बात जानेंगे क्या कि प्रत्यक्षीकरण के बाद परिवर्तन स्थायी और प्रेरणादायी हो जाते हैं। तो परिवर्तन प्रत्यक्षीकरण के बाद स्थायी व प्रेरणादायी हो जाते हैं। ये बात आपको याद रखनी है। अब आप सोच रहे हो कि फिर मनोवर्ती को पढ़ना क्यों जरूरी था? दोस्तों, हो सकता है एक बार ऐसा पेपर में पूछा गया है, 4 कथन दे देगा, उसमें से एक कथन गलत दे दे, तो आपको पता होना चाहिए मनोवर्ती का सामान्य अर्थ जो होता है किसी वस्तु, व्यक्ति, परिस्थिति, ज्ञान या घटना के प्रति हमारी जो स्वयं की धारणा या स्वयं का दृष्टिकोण होता है वो मनोवर्ती होता है। इसका मापन सबसे पहले थर्स्टन ने किया। इसका जो प्रमुख घटक है भाव होता है,
उत्पन्न ये समस्या और आवश्यकता से उत्पन्न होती है, पर इसके लिए उद्दीपक का होना जरूरी है। जबकि विकसित हमारे सामाजिक परिवेश जैसा होता है, जैसे व्यक्ति की पर्सनैलिटी होती है, व्यक्ति की सोच या उसका दृष्टिकोण वैसा ही होता है। परंतु साथ ही साथ आपको ये भी याद रखना, इसका जो स्वरूप होता है, स्वरूप वो हमेशा बाह्य होता है। स्वरूप इसका बाह्य होता है। जैसे हमारी किसी के प्रति धारणा हुई तो उस धारणा विशेष को हम दूसरे के सामने व्यक्त करेंगे या संप्रेषण व्यक्त करेंगे, या अपने बातों को, विचारों को व्यक्त करेंगे, तो क्या आएगा, हमारा दृष्टिकोण ही तो सामने आएगा, उसका बाह्य स्वरूप होता है। ओके, इसके बाद हम बात करें अधिगम की परिभाषा की। अधिगम की परिभाषा जितनी भी हम विशेषताएं पढ़ के गए थे, अब विशेषताओं से संबंधित यानी अधिगम की विशेषताएं कैसे निकली थी, अधिगम की जितनी डेफिनेशन है, अधिगम की जितनी परिभाषाएं, उनसे सारी विशेषताएं निकलकर अधिगम की आ जाती है। तो हम चर्चा करते हैं अब अधिगम की परिभाषा। अब देखिए, अधिगम की परिभाषा में हमने पढ़ा था विशेषताओं में कि अधिगम व्यवहार में परिवर्तन। यस, अधिगम व्यवहार में परिवर्तन है, यानी अधिगम तभी माना जाता है जब व्यवहार में परिवर्तन हो जाता है। तो ये दोस्तों डेफिनेशन भी है कि अधिगम व्यवहार में परिवर्तन है या व्यवहार में परिवर्तन होना ही अधिगम है। ये डेफिनेशन किसकी है आपको अच्छे से याद रखना, ये डेफिनेशन पिल की है। क्या बताया, व्यवहार में परिवर्तन होना अधिगम है या अधिगम व्यवहार में परिवर्तन। दोनों बात को कैसे भी याद रखो कि व्यवहार में परिवर्तन होना अधिगम है या व्यवहार में परिवर्तन होना ही अधिगम है। ये डेफिनेशन किसकी, पिल की है। तो दोस्तों अपन डेफिनेशन की चर्चा करते हैं। देखिए, पहली अधिगम व्यवहार में परिवर्तन है, अधिगम व्यवहार में परिवर्तन है, या फिर कह दें कि व्यवहार में परिवर्तन होना ही अधिगम है। ये डेफिनेशन किसकी है, तो दोनों बात एक ही है। ये डेफिनेशन पिल की है, किसकी, पिल की। अगर बात व्यवहार में परिवर्तन की कहें, क्योंकि अधिगम का अर्थ ही क्या है, व्यवहार में परिवर्तन, तो व्यवहार में परिवर्तन होना अधिगम है या व्यवहार में परिवर्तन अधिगम है। तो ये डेफिनेशन किसकी है, पिल की है। इसके बाद देखिए दोस्तों, नेक्स्ट डेफिनेशन आती है 2 नंबर, बार बार पेपर में पूछी गई है, आदत ज्ञान मनोवर्ती का अर्जन करना ही सीखना है या अधिगम है। ये डेफिनेशन पेपर में बहुत बार पूछी जा चुकी है कि आदत ज्ञान मनोवर्ती का अर्जन करना ही सीखना है। ये डेफिनेशन करो एंड करो की है। क्या बताया, आदत ज्ञान मनोवर्ती का अर्जन करना ही सीखना। सीखना मतलब अधिगम, क्योंकि अधिगम को ही हम क्या कह सकते हैं, सीखना कह सकते हैं, क्योंकि अधिगम शब्द का शाब्दिक अर्थ जो है वो सीखना ही है। ये डेफिनेशन किसकी है, तो याद रखिएगा, करो वे करो की है। क्या याद रखो, आदत ज्ञान मनोवर्ती। देखो, आदत बार बार करते तो अभी पढ़ते, ज्ञान भी स्थायी कब होता है, बार बार करोगे तब, और मनोवर्ती भी बार बार धारणा बनती है, सीखते हो तभी तो पढ़ती है। तो करो एंड करो की बात आ जाए, जो बार बार कर रहे हो, आदत बार बार, ज्ञान बार बार, मनोवर्ती भी हमारी धारणा बन जाती है, उसको बार बार रिवाइज ही करते हैं। तो आदत ज्ञान मनोवर्ती 3 नाम दिख जाए ना पेपर में, तो बस आगे पढ़ने की जरूरत नहीं, आपको क्या कर देना, करो एंड करो करना है, या करो वे करो। इसके बाद देखिएगा तीसरी डेफिनेशन क्या है, व्यवहार से उत्पन्न व्यवहारगत परिवर्तन। बहुत इंपॉर्टेंट है, पीछे ही पेपर में आई है 3 नंबर, व्यवहार से उत्पन्न व्यवहारगत परिवर्तन। व्यवहारगत परिवर्तन ही अधिगम है। यानी हमें यहां कौन से वर्ड पकड़ना है, व्यवहार से उत्पन्न है व्यवहारगत परिवर्तन, ये वर्ड पकड़ना है कि व्यवहार से उत्पन्न व्यवहारगत परिवर्तन, यानी किसी के व्यवहार से हमारे व्यवहार में जो परिवर्तन होता है वो अधिगम है। व्यवहार से उत्पन्न व्यवहारगत परिवर्तन, यानी किसी के व्यवहार से
या व्यवहारगत परिवर्तन जो हम में आए हैं वो अधिगम है। ये डेफिनेशन किसकी है? गिलफोर्ड की है। तो आपने ए बात में અહીંયા याद राख्यो कि गिल्ले कने आपा बैठा ने के कने गिल्ला आदमी का, तो आपा भी क्यों जावा गिल्ला। तो एक दिशा दो वर्ड की आओगा तो नहीं आवा कि व्यवहार व्यवहार, यानी आपा गिल्ला कने बैठा तो गिल्ला हो जाए, जिससे व्यवहार आपा करनो सीख जाओ। तो गिल्ले फोर्ड यानी व्यवहार से उत्पन्न व्यवहारगत परिवर्तन ही अधिगम है। देखो हम विकास के टॉपिक में भी चर्चा की थी कि सीखना विकास की प्रक्रिया है। सीखना विकास की प्रक्रिया किसकी डेफिनेशन? यस, दिमाग में विचार आ ही रहा है, वुडवर्थ की है जी। इसकी सीखना विकास की प्रक्रिया जी, सीखना विकास की प्रक्रिया है। किसकी डेफिनेशन है? वुडवर्थ की। यस, सीखना विकास की प्रक्रिया है। ये डेफिनेशन वुडवर्थ की है। किसकी? वुडवर्थ की। यस, वुडवर्थ। ओके, इसके बाद देखिएगा नेक्स्ट, इसी वुडवर्थ ने एक डेफिनेशन और दी थी कि नवीन ज्ञान प्राप्त करने की प्रक्रिया, यानी सीखना विकास की प्रक्रिया। अगर सीखेंगे तो विकास होगा, यानी जैसे जैसे हम सीख रहे हैं तो विकास हो रहा है, बौद्धिक विकास हो रहा है। और हम ये जानते हैं कि विकास का एक पहलू दूसरे पहलू से परस्पर संबंध रखता है, परस्पर संबंध के सिद्धांत की अनुपालना करता है। तो सीखना विकास की प्रक्रिया किसने कहा? वुडवर्थ। अब वुड का अर्थ वैसे क्या होता है? लकड़ी होता है। और जब पढ़े आपने तो आप सीख जावा करो। आप लोग देखो स्कूल के में भी आपने दो डंडा मारे तो आप सीख जावा प्रैक्टिस, कईयों काम अतना याद करो जल्दी से कर पावा चीज ना। तो देखो वुडवर्थ क्या कहा? सीखना विकास की प्रक्रिया। अब बात याद रहे, एक बात एक डेफिनेशन और दी है, वह कौन सी? नवीन ज्ञान प्राप्त करने की प्रक्रिया। कौन सी? नवीन ज्ञान प्राप्त करने की प्रक्रिया। यस, नवीन ज्ञान प्राप्त करने की प्रक्रिया ही अधिगम है। ये डेफिनेशन भी किसकी है? वुडवर्थ की है। किसकी? वुडवर्थ की। तो देखो आपको व्यवहार में परिवर्तन आए तो क्या करोगे? पील करोगे। आदत ज्ञान मनोवर्ती अर्जन आए तो ग्रहण करो। व्यवहार से उत्पन्न व्यवहारगत परिवर्तन गिलफोर्ड। सीखना विकास की प्रक्रिया है वुडवर्थ। नवीन ज्ञान प्राप्त करने की प्रक्रिया अधिगम है तो भी वुडवर्थ। ओके, नेक्स्ट बात आती दोस्तों, देखो वुडवर्थ की दो डेफिनेशन हो गई। अब स्किनर की डेफिनेशन एक बार पेपर में पूछी गई थी, उत्तरोत्तर व्यवहार में सामंजस्य स्थापित करना। उत्तरोत्तर व्यवहार में सामंजस्य स्थापित करना ही अधिगम है। उत्तरोत्तर व्यवहार में सामंजस्य स्थापित करना ही अधिगम है। ये डेफिनेशन दोस्तों स्किनर की है। किसकी है? स्किनर की। किसकी? स्किनर। जब उत्तरोत्तर व्यवहार की बात आ जाए, व्यवहार से व्यवहारगत परिवर्तन आए तो गिलफोर्ड करना है, व्यवहार में परिवर्तन आए तो पील करना है, आदत ज्ञान मनोवर्ती क्रेन करो करना है, सीखना विकास की प्रक्रिया वुडवर्थ करना है, नवीन ज्ञान प्राप्त करने की प्रक्रिया वुडवर्थ करना है। उत्तरोत्तर व्यवहार में सामंजस्य स्थापित करना ही अधिगम है। ये बात किसकी है? स्किनर से। अब स्किनर ने इसके बारे में एक और बात कही थी, एक डेफिनेशन और बताई थी कि प्रगतिशील व्यवहार व्यवस्थापन, क्या? प्रगतिशील व्यवहार व्यवस्थापन की प्रक्रिया ही सीखना है। क्या? प्रगतिशील व्यवहार व्यवस्थापन की प्रक्रिया अधिगम है। ये डेफिनेशन भी किसकी है जी? ये डेफिनेशन भी स्किनर की है। किसकी? स्किनर की। देखिएगा, उत्तरोत्तर व्यवहार में सामंजस्य स्थापित करना स्किनर ने कहा। प्रगतिशील व्यवहार व्यवस्थापन, प्रगतिशील व्यवहार व्यवस्थापन की बात भी करें तो भी क्या करना है आपको? स्किनर करना है। अब देखिएगा इसके बाद नेक्स्ट डेफिनेशन क्या है? देखो 1 2 3 4 5 6 और 7 डेफिनेशन हम पढ़ चुके हैं। इसके बाद देखिए नेक्स्ट, अचानक जब आपने सामने कोई परिस्थिति आवे तो आप कोई ना कोई क्रिया करा, आप सीख जाओ। जब आपने सामने अचानक से कोई परिस्थिति आवा पे हिस्सा जाओ
तो डेफिनेशन की है हिलगार्ड की है कि अचानक परिस्थिति में की गई क्रिया ही अधिगम है। हिलगार्ड है साहब, किसने कहा? हिलगार्ड। अचानक परिस्थिति में की गई क्रिया ही अधिगम है। ये डेफिनेशन किसकी है? हिलगार्ड की है। किसकी? हिलगार्ड की। देखो, जब आपने सामने अचानक कोई परिस्थिति आवे, आपा कोई ना कोई क्रिया करा, आपा हिलसा जावा, डरसा जावा, तो डेफिनेशन की होगी? हिलगार्ड की। क्योंकि अचानक परिस्थिति की बात आ जाए तो हिलगार्ड कर देना, बिना सोचे समझे, बस इसी की होगी। ठीक है। इसके बाद जो नेक्स्ट डेफिनेशन दी है गेट्स की, वो भी पेपर में पीछे पूछी जा चुकी है कि अनुभव प्रशिक्षण अभ्यास द्वारा व्यवहार में परिवर्तन करना सीखना है। जबकि आप ये जानते हो कि अधिगम अनुभव प्रशिक्षण अभ्यास पर आधारित है। तो अनुभव प्रशिक्षण अभ्यास द्वारा क्या? अनुभव प्रशिक्षण अभ्यास द्वारा व्यवहार में परिवर्तन, व्यवहार में परिवर्तन होना ही अधिगम है, ही अधिगम है। तो दोस्तों, अनुभव प्रशिक्षण व अभ्यास, देखो अपन गेट कई बार दुकान का नहीं जावा, गेट कौन कौन आवाज लगा, गेट का नहीं खड़े रहा, तो डेफिनेशन क्या की है? गेट्स की है। क्या की? गेट्स की। मान लो कोई गेट है, बिना अनुभव के, बिना अभ्यास का थोड़ी खुला, तो आए याद रखियो का अनुभव प्रशिक्षण अभ्यास आवे तो क्या करना? गेट करना, मतलब गेट्स करना है। ओके, क्या करना है? गेट्स। अब नेक्स्ट डेफिनेशन है पाउलो की, इवान पेट्रोविच पाउलो की, कि अनुकूलित क्रिया के परिणाम स्वरूप, अनुकूलित क्रिया के परिणाम स्वरूप आदतों का निर्माण, यानी आदतों का निर्माण, नई पुरानी आदतों का संगठन क्या है? अधिगम है। ये हमने पीछे पढ़ा था विशेषता में। तो अनुकूलित क्रिया के परिणाम स्वरूप, क्या बोला? अनुकूलित क्रिया के परिणाम स्वरूप आदतों का निर्माण करना, आदतों का निर्माण करना ही अधिगम है। ये डेफिनेशन इवान पेट्रोविच पाउलो की है। आगे हम अनुकूलित अनुक्रिया का सिद्धांत पढ़ेंगे अधिगम में। तो जब अनुकूलित क्रिया नाम आ जाए तो बिना सोचे समझे क्या कर देना? डेफिनेशन पूछे तो पाउलो की करेंगे। ठीक है, किसकी? पाउलो की। तो ये बात तो आपको वैसे भी याद रहेगी। क्यों? क्योंकि आगे अनुकूलित अनुक्रिया का सब सिद्धांत पढ़ेंगे, तब पाउलो का ही पढ़ेंगे। तो अनुकूलित क्रिया का नाम आते ही क्या कर दोगे? आप पाउलो कर दोगे। इसके बाद केल्विन ने एक डेफिनेशन दी थी कि पूर्व अर्जित व्यवहार में अनुभव द्वारा परिवर्तन करना। पूर्व अर्जित व्यवहार क्या बताया? पूर्व अर्जित व्यवहार में अनुभव द्वारा परिवर्तन करना, अनुभव द्वारा परिवर्तन करना ही सीखना है। क्या होता है? पूर्व अर्जित व्यवहार, यानी हमने जो पहले सीखा, हमारा व्यवहार जो पहले है वो अनुभव के द्वारा हम अब उसमें परिवर्तन कर रहे हैं, तो सीखना है। ये डेफिनेशन केल्विन की, किसकी? केल्विन की। ओके, नेक्स्ट बात आती है कि यहां पे भी नाम क्या है? पूर्व अर्जित व्यवहार में। यहां देखिए, पूर्व अर्जित व्यवहार में अनुभव द्वारा परिवर्तन करना, क्या पूछे तो क्या करना है? केल्विन। जबकि ये कह देना कि अनुभव के परिणाम स्वरूप, किसके? अनुभव के परिणाम स्वरूप व्यवहार में परिवर्तन होना, व्यवहार में परिवर्तन होना ही अधिगम है। अगर ऐसा बोले, क्या? अनुभव के परिणाम स्वरूप, यानी ये तो कहता है पूर्व अर्जित व्यवहार में अनुभव द्वारा परिवर्तन होना, या
व्यवहार में परिवर्तन, अनुभव द्वारा परिवर्तन करना, अनुभव द्वारा परिवर्तन करना, यानी पूर्व अर्जित व्यवहार में अनुभव के द्वारा हम परिवर्तन कर रहे हैं। तो केल्विन ने कहा, जबकि ये कह रहा कि अनुभव के परिणाम स्वरूप व्यवहार में परिवर्तन होगा। अनुभव के परिणाम स्वरूप हमारे व्यवहार में जो बदलाव होता है या हमारे व्यवहार में जो परिवर्तन आता है वो अधिगम है। ये डेफिनेशन क्रॉनबेल की है। किसकी? क्रॉनबेल। यस, किसकी? क्रॉनबेल की है। ओके, तो हमने 7, ये 8, 9, 10, 11 और 12 डेफिनेशन पढ़ी। कितनी? 12। तो दोबारा से इनको रिवाइज करते हैं। देखिएगा, अगर बात व्यवहार में परिवर्तन की आ जाए तो आप क्या करोगे? बिल करोगे। ओके, आदत ज्ञान मनोवर्ती आ जाए तो क्या करोगे? करो एंड करो करोगे जी। और व्यवहार से उत्पन्न व्यवहारगत परिवर्तन, जी व्यवहार से उत्पन्न व्यवहारगत परिवर्तन गिलफोड़ करना है। और सीखना विकास की प्रक्रिया वुडवर्थ करना है। नवीन ज्ञान प्राप्त करने की प्रक्रिया वुडवर्थ करना है। उत्तरोत्तर व्यवहार सामंजस्य से बात आए तो क्या करोगे? स्किनर। और व्यवहार व्यवस्थापन की प्रक्रिया अगर पूछे तो भी क्या करना है? वुडवर्थ करना है। ओके, प्रगतिशील व्यवहार व्यवस्थापन की प्रक्रिया का नाम आते ही वुडवर्थ करना है। अचानक परिस्थिति, यस, अचानक परिस्थिति का नाम आते ही इल्गार्ड। अनुभव परीक्षण अभ्यास का नाम आते ही गेट्स। अनुकूलित क्रिया नाम आते ही पाउलो करोगे। क्या करोगे? पाउलो। पूर्व अर्जित व्यवहार में अनुभव द्वारा परिवर्तन, जी केल्विन करेंगे। और अनुभव के परिणाम स्वरूप व्यवहार में परिवर्तन पूछे तो क्या करोगे? क्रॉनबेल करोगे। ओके, आपको ये ध्यान रख लेना है, इनको बार बार आप रिवाइज करिएगा। 2 डेफिनेशन पेपर में पूछता है एग्जामिनर। अब आप ये सोचते हो कि 2 डेफिनेशन से 2 प्रकार से प्रश्न आ सकते हैं कि व्यवहार में परिवर्तन है, व्यवहार में परिवर्तन है, बस इसके बाद ऑप्शन दे देगा अभिप्रेरण, अधिगम, पर्सनैलिटी, यानी ऐसे ऑप्शन देगा। तो उत्तर क्या होगा आपका? अधिगम होगा। यानी एक तो इस प्रकार से डेफिनेशन से 3 टाइप के क्वेश्चन बनते हैं, इसलिए हमें इनको व्यवहार में लाना और इनको सीखना बहुत जरूरी है। व्यवहार में परिवर्तन है या व्यवहार में परिवर्तन होता है तो जी अधिगम होता है। यानी इतना नाम दे दें, आदत ज्ञान मनोवर्ती का अर्जन करना होता है, जी अधिगम होता है। किसने कहा है? क्रोएनकरो ने। अगर ये पूछे कि कथन किसका है? क्रोएनकरो का। किसके संदर्भ में है? अधिगम के संदर्भ में। तो दोस्तों ऐसे नहीं कि इनको हम बस शॉर्ट में रख लेंगे। एग्जामिनर आजकल एग्जाम का पर्सनल का पूछने का स्टैंडर्ड बदलता जा रहा है, वो कैसे भी क्वेश्चन कर रहा है। यानी वहां कह देगा नवीन ज्ञान प्राप्त करने की प्रक्रिया क्या है? यस, ऑप्शन ए विकास, ऑप्शन बी अधिगम। तो वहां क्या करना है? अधिगम करना है। किसने का कथन पूछे तो वुडवर्थ करना है। उत्तरोत्तर व्यवहार में सामंजस्य स्थापित करना कहलाता है, जी अधिगम कहलाता है। किसने कहा है? स्किनर ने कहा। इस प्रकार से इन डेफिनेशनों को जरूर आप रिवाइज करिए। इसके बाद नेक्स्ट बात आती है अधिगम की कड़ी। अधिगम का सही क्रम, यानी बालक जब भी सीखता है, अपने व्यवहार में जब परिवर्तन लाता है तो कौन कौन सी कड़ियों से, कौन कौन से क्रम से गुजरता है या किन किन क्रम में उनको गुजरना पड़ेगा। दोस्तों यहां से एग्जाम में क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है, तो 4 देता है, 4 के ऑप्शन बनाता। 4 शब्द होते हैं एक ऑप्शन में, जैसे दे दिया समायोजन, लक्ष्य, उद्देश्य, परिवर्तन। ऐसे उस अस्त व्यस्त करके क्या देगा? ऑप्शन देगा। और वहां से आपको अगर सही क्रम याद होगा तो आप अच्छे से क्वेश्चन कर देंगे। तो अब बात करते हैं अपन अधिगम की कड़ी या अधिगम का सही क्रम क्या है, बालक किस प्रकार से सीखता है, कौन कौन सी उसमें क्रियाएं होती हैं, किस प्रकार से बालक उस अधिगम की कड़ी से पहुंच गुजर करके अपने व्यवहार में परिवर्तन कर पाता है। नेक्स्ट आगे बढ़े। अब देखिए दोस्तों अधिगम की कड़ी, या कि अधिगम का क्रम क्या देखेगा? देखो जब तक व्यक्ति को आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि आवश्यकता के बगैर प्रेरक उत्पन्न नहीं होते और प्रेरक के बगैर मोटिवेशन उत्पन्न नहीं होता, और जब तक मोटिवेशन नहीं होता तब तक व्यक्ति अपने उद्देश्यों को नहीं बनाता। इसी बात पे अपन चर्चा करते हैं। यानी सबसे पहले व्यक्ति को क्या चाहिए?
आवश्यकता, जरूरत। और जब आवश्यकता उत्पन्न होगी तो आवश्यकता ही प्रेरक को जन्म देगी, मोटिव को जन्म देगी। किसको? मोटिव को। ओके, और यही मोटिव व्यक्ति को क्या करेगा? अभिप्रेरित करेगा, यानी मोटिवेशन का काम करेगा। किसका काम करेगा? मोटिवेशन का काम करेगा। अब देखिए, इस बात को समझाने की मैं कोशिश कर रहा हूं। जैसे एक बच्चा था और वो पत्थर के टुकड़े लिए था और किसी दीवार की ऊपर फेंक फेंक के मारा था। सामने से एक व्यक्ति गुजरा, वो बोले बेटा आपका निशाना तो बड़ा अचूक निशाना है, आप तो तीरंदाज बन सकते हो, धुरंधर बन सकते हो। तो लड़के ने कहा सच्ची? बोले हाँ बेटा सच्ची में आप बन सकते हो। तो ऐसे में जब उस लड़के को ये बात कही गई तो कही गई बात उसके लिए प्रेरणा भी है, और प्रेरक है वो व्यक्ति काम किया। आवश्यकता देखिएगा, जैसे जब वो बालक है धुरंधर यानी तीरंदाजी सीखने की कोशिश करेगा तो उसे क्या क्या जरूरत पड़ेगी? सबसे पहले उसे धनुष की आवश्यकता पड़ेगी, तीर कमान की जरूरत पड़ेगी। अगर उसके पास धनुष और तीर कमान है तो वो प्रेरक का काम करेंगे। किसका? प्रेरक का। और वही प्रेरक व्यक्ति को बार बार क्या करेंगे? मोटिवेशन। जैसे एक बालक है के पास बैट क्रिकेट खेलने का, तो घर पे पड़ा हो ना तो उसको खेलने का बार बार क्या करेगा? मन करेगा। बैट उठाया और एक चल दिया, यानी ये अभिप्रेरणा यानी वो जो प्रेरक था, जो आवश्यकताएं थी, जो प्रेरक, बाद में वो क्या करें? अभिप्रेरणा बने। अब क्या करता है बच्चा? उद्देश्य निर्धारित करना है, उद्देश्य बनाना कि मुझे सुबह या शाम मुझे तो पक्का तीरंदाज बनना है। तो यानी क्या कर देगा? वो निर्धारित है। यस, इसके बाद वो उद्देश्यों का निर्धारण करेगा। जब उद्देश्यों का निर्धारण करेगा तो उसके बाद बालक को सीखने की परिस्थिति चाहिए, यानी बच्चा कैसे सीखेगा? तो उसके लिए उसे क्या चाहिएगी? अधिगम की स्थिति, अधिगम की स्थिति या अधिगम परिस्थिति, इसकी आवश्यकता पड़ेगी। किस परिस्थिति में बालक अपने उद्देश्यों की पूर्ति करेगा? जब बालक अधिगम की परिस्थिति को ढूंढेगा तो उसके अंदर बालक विभिन्न अनुक्रिया करेगा, यानी बालक तीर कमान उठाएगा और धनुष लेगा और चलाना शुरू कर देगा। विभिन्न अनुक्रिया करेगा। अब जब बालक विभिन्न अनुक्रिया करेगा तो तीर सही नहीं लगेंगे, बाधाएं आएंगी। क्या आएंगी? जी, बाधाएं आएंगी। क्या आएंगी? बाधाएं, यानी कोई भी तीर सही निशाने पर नहीं लगेगा। परंतु अचानक उसका एक निशाना सही लग गया तो क्या होगी? सही अनुक्रिया होगी। ये सही अनुक्रिया ही उसके लिए क्या होगा? पुनर्बलन होगा। क्या होगा? पुनर्बलन होगा। जब बालक पुनर्बलित होकर के फिर बार बार बालक क्या करेगा? अभ्यास करेगा। बार बार किसकी जरूरत पड़ेगी? अभ्यास की। बालक बार बार अभ्यास करेगा। अभ्यास के बाद जो उसके तीर कमान से निकल रहे हैं वो बार बार एक ही जगह जाकर लगते हैं, तो क्या हो गया? संगठन हो गया। अभ्यास का क्या हो गया? संगठन। और वो निश्चित लक्ष्य तक पहुंच गया। किस तक पहुंच गया? निश्चित लक्ष्य तक पहुंच गया और अपने आप में क्या हो गया? समायोजित हो गया, यानी समायोजन की परिस्थिति आ गई। अपने आप को अच्छा फील करने लग गया और व्यवहार में परिवर्तन हो गया और यहां वो अपने आप को एक धुरंधर की भांति मानने लग जाता है और व्यवहार में परिवर्तन यहां हो गया। तो यहां पर इसको हम ओनली क्या लिख सकते हैं? परिवर्तन भी लिख सकते हैं। दोस्तों ये क्रम रहेगा, यानी सबसे पहले आवश्यकता, आवश्यकता के बाद प्रेरक, आवश्यकता, प्रेरक, अभिप्रेरणा, उद्देश्य, अधिगम की स्थिति, विभिन्न अनुक्रिया, बाधा, सही अनुक्रिया। अब सही अनुक्रिया के बाद अभ्यास क्या आएगा? अभ्यास, संगठन, लक्ष्य, समायोजन, परिवर्तन। ये क्रम अगर आपको याद है तो एग्जामिनर भले ही क्वेश्चन कैसे उठाए, जैसे उसने उठा लिया ऑप्शन ए में, जैसे उसने
ऑप्शन ए बनाया, आवश्यकता बनाया, आवश्यकता लिख दिया, अभिप्रेरणा लिख दिया, कर्म में लिखेगा बिल्कुल, और फिर उसने प्रेरक लिख दिया, और फिर उसने लक्ष्य लिख दिया। गलत है जी, क्योंकि अभिप्रेरणा से पहले क्या है? प्रेरक। तो आवश्यकता, अभिप्रेरणा, प्रेरक, लक्ष्य बन गया ना गलत? यस, गलत है। अगर मैं बी ऑप्शन को इसी प्रकार से बना तो हो सकता है, जरूरी नहीं कि यही कर्म हो सकता है वो ऐसे दे दे, प्रेरक, आवश्यकता, लक्ष्य और परिवर्तन, ऐसे लिख दिया तो भी दोस्तों गलत हो गया। क्यों? क्योंकि आवश्यकता प्रेरक से पहले, गलत हो गया, ये भी गलत, ये भी गलत। इस प्रकार से वो ऑप्शन लिखेगा। अब आपको ये जानना जरूरी था कि क्वेश्चन आएंगे कैसे। भाई हम कर्म याद रख लेंगे, ठीक है, सबको याद हो जाएगा। भाई आवश्यकता, आवश्यकता के बाद प्रेरक, अभिप्रेरणा, उद्देश्य, अधिगम स्थिति, विभिन्न अनुक्रिया, बाधा, सही अनुक्रिया, अभ्यास, संगठन, लक्ष्य, समायोजन, परिवर्तन। ऐसे आप बार बार इसको रिवाइज करोगे, हो जाएगा। एग्जाम्पल भी ले सकते हो, जैसे मैं धुरंधर एक बच्चे की बात की, वैसे भी आप दिमाग में कोई पिक्चर है बना सकते हैं। कोई भी जरूरी नहीं कि आप धुरंधर से, अन्य कोई भी परिस्थिति का एग्जाम्पल लें और इन चीजों को वैसा का वैसा उनसे जोड़ने की कोशिश करें, तो आपका पर्सन सही होने के 99.9% या ये कहें 100% आसार बनेंगे। आपका पर्सन गलत है नहीं होगा। और जब ऐसा क्वेश्चन पेपर में आता है तो पेपर का स्टैंडर्ड बहुत अच्छा है, पर्सन का स्टैंडर्ड भी बहुत अच्छा होता है। तो दोस्तों याद रखना, अधिगम की कड़ी से या अधिगम के क्रम से पर्सन पेपर में बार बार पूछे जाने लग रहे हैं आजकल। हम क्या करते हैं, जैसे पीछे के जो पेपर आए ना उससे उठा लेते हैं, वही रट लेते हैं कि इसमें से 4 ऑप्शन आए। नहीं, ऐसा नहीं करना है। आपको ये सारा सही क्रम याद रखना है। उसके बाद भले ही क्वेश्चन में कहीं से 4 उठा के दे, आप ढूंढ लेंगे। अगर आपको ये सारी बातें याद है तो पर्सन भले कैसे भी आए आप कर पाओगे। तो दोस्तों इसी के साथ आज की क्लास अपनी ऑफ होती है। अपन कल मिलते हैं अगली क्लास में, तो तब तक के लिए इजाजत दें। ऑल द बेस्ट, थैंक यू।